जय हिंद दोस्तों। आज हम सेक्शन 194 एन एफ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194 एन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस से भारी मात्रा में कैश विड्रॉवल पर टीडीएस कटौती से संबंधित है। यह सेक्शन 1 सितंबर 2019 से एक्टिव है। आयकर अधिनियम की धारा 194 एन मुख्य बिंदु यह किस पर एप्लीकेबल होता है? यदि कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपने एक या एक से अधिक अकाउंट से एक निश्चित सीमा से अधिक कैश विड्रॉवल करता है तो बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस की रेट और लिमिट सेक्शन 194 एन के तहत रेट्स इस बात पर निर्भर करती है कि आपने लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइल किया है या नहीं। यदि आपने रेगुलर आईटीआर फाइल किया है तो 1 करोड़ रुपए तक की विड्रॉवल पर कोई टीडीएस नहीं कटता, वेरेज 1 करोड़ से अधिक पर आपको 2% टीडीएस देना होता है। इसके अलावा यदि आपने लास्ट 3 इयर्स का कोई आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक की विड्रॉवल पर आपको 2% टीडीएस देना होगा और 1 करोड़ रुपए से अधिक के विड्रॉवल पर 5% टीडीएस देना होगा। अप्रैल 2003 से प्रभावी बदलावों के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कैश विड्रॉवल की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। 3 करोड़ रुपए से अधिक की विड्रॉवल पर ही 2% टीडीएस लगेगा। किन पर सेक्शन 194 एन लागू नहीं होता? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एनी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स ऑफ एनी बैंक, आरबीआई द्वारा नोटिफाइड कंसर्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी फॉर मेकिंग पेमेंट to the farmers on account of purchase of agriculture produce. Authorized dealers and its franchise agents and sub-agents and full-fledged money charger licensed by RBI and its franchise agents. Note on section 194. इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य इंडियन इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना है और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर फीड करके ये चेक कर सकते हैं कि आप पर टीडीएस की कौन सी रेट लागू होगी। नोटिस प्राप्त होने के कॉमन रीजन में से एक है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। यदि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे लार्ज कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी की परचेज करना, सिग्निफिकेंट कोई इन्वेस्टमेंट को आपके आईटीआर रिटर्न में ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे सिस्टम के माध्यम से ऐसे लेन देनों पर नजर रखने की व्यवस्था है और रिपोर्ट्स में वेरिएशन पाए जाने पर नोटिस भेजा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए
कई तरह के और डेटा सोर्सेस का उपयोग करता है। यह प्रणाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की निगरानी करती है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग लिमिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के तहत निम्नलिखित प्रमुख लेन देन की रिपोर्टिंग करनी होती है। सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट 10 लाख या उससे अधिक, करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल 50 लाख या उससे अधिक। तीसरा, क्रेडिट कार्ड से भुगतान एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से अधिक का पेमेंट। चौथा, इन्वेस्टमेंट जो कि म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स या शेयर्स के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट। पांचवा, सेल अब्लिक परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 30 लाख या उससे अधिक मूल्य का ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 6, फॉरेन एक्सचेंज की खरीद 10 लाख से अधिक की खरीद। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का खुलासा ना करने से यह हो सकता है, पहला, नोटिस आ सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के संबंध में क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन की मांग की जा सकती है। दूसरा, पेनल्टीज लगाई जा सकती है, यानी कि जानकारी छुपाने या गलत रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा, स्क्रूटनी पब्लिक ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की डिटेल एग्जामिनेशन की जा सकती है। चौथा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है जिसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसीज या टैक्स चोरी के संदेह के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जनरली अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपके पास सेक्शन 194N या NF के तहत नोटिस आ जाएगा SMS के थ्रू या मेल पर टू सबमिट रिस्पॉन्स। तो आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो इसका रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए। अदरवाइज बेहतर तरीका तो ये है कि आप ITR 2 फाइल कीजिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं। अगर बिजनेस वाले हैं तो ITR 3 ITR 4 फाइल कीजिए। जनरली इसकी जानकारी आपको 26 AS या IAS या TIS में शो होगी। ये 26 AS में देखिए, सेक्शन 194 NF के तहत 15,63,790 निकालने पर 2% TDS कटा है जो कि 31,276 है। उसके अलावा AIS में ही शो किया गया है। TDS 194N कैश विड्रॉवल में दिखाया गया है। देन TIS टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें भी शो किया गया है। कैश विड्रॉवल अगर आप 10 लाख से ऊपर करते हैं तो ये 15,63,789 रुपीज़ का है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग हुई है बैंक द्वारा। जनरली नोटिस आता है तो पैनिक नहीं होना है और लेकिन नोटिस को इग्नोर भी नहीं करना है। नोटिस को वेरीफाई करना है, नोटिस को समझना है, उसकी डेडलाइन पक्का देखना है कि कब तक उसका रिस्पॉन्स देना है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, लाइकवाइज बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ और प्रीवियस ITRs, ड्राफ्ट या रिस्पॉन्स सबमिट करना है और उसको जो आपने रिस्पॉन्स सबमिट किया है उसको ट्रैक भी करना है, फॉलो अप करना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो कंसल्ट अ CA यानी चार्टर्ड अकाउंट से कंसल्ट करना है। अब इसका
हम लाइव राम प्रकाश जी का एक केस है 15,83,789 पर 31,276 डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194 NF के तहत। तो इस केस में आइडिया टू फाइल किया करना होगा, क्योंकि ये पेंशनर है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं मकान, तो रिवाइज रिटर्न फाइल होगी और न्यू टैक्स रिटर्न से फाइल होगी। वैसे इसमें जनरली टैक्सेस पेड में जाएंगे हम, और TDS 1 में तो इनका जो पेंशन का डिटेल है वो आया है। TDS 2 में इनका जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, जो कि 15,63,779 इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे। TDS क्रेडिट रेटिंग टू सेल्फ है, और इसमें हेड जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, कैपिटल गेन से इनकम नहीं है, अदर सोर्स से इनकम नहीं है। किसी से भी इनकम हुई भी हो प्रॉपर्टी सेल करने पर, एक अदर से पैसा आया है, तो केवल इसमें नॉट अप्लीकेबल एंड ओनली इन केस ऑफ TDS इज डिडक्टेड। तो नॉट अप्लीकेबल वाला सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो दोस्तों, सेक्शन 194 है का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।